संसद में पेश किए गए डिलिमिटेशन से जुड़े 3 अहम विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। इन 3 विधेयकों ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन बिल 2026, डिलिमिटेशन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 पेश किया गया। इन 3 विधेयकों का मकसद संसद की सीटों का पुनर्निर्धारण और विस्तार करना है, लेकिन इसके साथ ही कई संवैधानिक और राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। इन विधेयकों के तहत सबसे बड़ा बदलाव लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाना है। अभी 543 सीटों वाली लोकसभा को बढ़ाकर अधिकतम 850 सीटों तक ले जाने का प्रस्ताव है। साथ ही सीटों का बंटवारा अब 1971 की जगह 2011 की जनगणना के आधार पर करने की तैयारी है। इसके अलावा महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता भी इन बदलावों से आसान हो जाएगा। लेकिन सरकार जिस प्रकार से ये 3 विधेयक लेकर आई है, उस पर हंगामा मचा है, बवाल मचा है। अब तक संविधान में तय था कि हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा, लेकिन नए संशोधन के तहत ये फैसला संसद यानी सरकार पर छोड़ दिया गया है कि कब और किस जनगणना के आधार पर देश में परिसीमन होगा। इससे सरकार को राजनीतिक फायदे के हिसाब से समय और आंकड़े चुनने की शक्ति मिल सकती है। अगर 2011 की जनगणना लागू होती है तो इस बात का डर है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, जबकि तमिलनाडु और केरल की सीटें घट सकती हैं। इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक प्रभाव बदल सकता है। लोकसभा का आकार बढ़ने से उसका प्रभाव बढ़ेगा, जबकि राज्यसभा की संख्या लगभग वही रहेगी जो फिलहाल है। प्रधानमंत्री ने इन विधेयकों पर और खास तौर पर महिला आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि देश की 50% आबादी जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, उन्हें मैं सलाह देना चाहता हूं कि हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब जब चुनाव आए, महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को देश की महिलाओं ने माफ नहीं किया है, उनका हाल बुरे से बुरा किया है। पीएम ने यहाँ तक कहा कि जो आज विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक कीमत चुकानी होगी। इसी दौरान पीएम ने समाजवादी पार्टी पर भी तंज कस दिया। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है, राजनीतिक लाभ मुझे होगा, अगर साथ चलेंगे तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जैसे ही पारित हो जाए, मैं ऐड देकर सबको धन्यवाद देने को भी तैयार हूँ, सबकी फोटो भी छपवा देंगे, ले लो जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। ये प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा। सरकार जिस प्रकार से लेकिन आनन फानन में ये 3 विधेयक लेकर आई है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा, जब 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद से पारित हो गया तो उसे सरकार ने 2024 में ही क्यों नहीं लागू किया? जो उन्होंने वादा किया था और सर्वसहमति से पास हुआ था, वो यही था ना कि 2026 के बाद सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर तय करेंगे कि महिला आरक्षण कितना होगा। वही था ना, वो उन्होंने रद्द क्यों किया? नहीं चाहते ये नहीं चाहते कि सेंसस हो। ये तो इनका ही संविधान संशोधन का इनका ही प्रस्ताव था ना, तो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इनको मालूम है वो कर ही नहीं सकते।
अब इनका मकसद क्या है? ये समझते हैं कि हर वक्त ये देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हम अनपढ़ लोग तो हैं नहीं। We, the party Indian National Congress, made first women chief prime minister of this country, Indira Gandhi. That prime minister, I'm sorry to say that prime minister was not like our existing prime minister. That prime minister never surrendered to users like this. Yes. That prime minister was a brave prime minister. You have to understand. That prime minister was a brave prime minister. And we are proud of Indira Gandhi. We are really proud of Indira Gandhi. We, the Congress party, given first woman president of this country. We, the Congress party, given first woman speaker of the Lok Sabha. अब सवाल उठता है कि इसका क्या असर होगा। जब भी संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तब लोकसभा का दबदबा बढ़ जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में संतुलन बदल जाएगा, इन विधेयकों के पास होने पर सरकार का आकार और खर्च बढ़ेगा। मौजूदा समय में संविधान के प्रावधान के मुताबिक मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा का 15% ही हो सकती है, लेकिन अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो मंत्रियों की संख्या 80 से बढ़कर 120 तक जा सकती है, यानी प्रशासनिक खर्च भी बढ़ेगा। सांसदों की भूमिका सीमित हो सकती है। ज़्यादा सांसद होने का मतलब हर सांसद को कम समय मिलेगा संसद में लोकसभा में सवाल पूछने के लिए, और सवाल पूछने और बहस में हिस्सा लेने के मौके घटेंगे। इससे संसद की कार्य क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। बिल में डिलिमिटेशन कमीशन का जिक्र तो है, लेकिन उसकी स्पष्ट संवैधानिक परिभाषा नहीं दी गई है। इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। डिलिमिटेशन बिल 2026 सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक तरफ यह बेहतर प्रतिनिधित्व और महिला आरक्षण का रास्ता खोलता है, दूसरी तरफ राजनीतिक संतुलन, संसद की ताकत और प्रशासनिक खर्च को भी ये प्रभावित करता है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यह सुधार लोकतंत्र को मजबूत करेगा या सत्ता के समीकरण बदलने का जरिया बनेगा। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।